आपके अपने YouTube चैनल हेड्स ऑफ जीके में मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसी का हाल ही में एग्ज़ाम है जो कि जनवरी में प्रस्तावित है। और इसके लिए क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये रुक्मणी की है, वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है और सेट 1 से लेकर 4 तक जो है हमने प्रैक्टिस करवा दिया है, वो भी फुल एनालिसिस क्लास के साथ। स्टार्टिंग के 20 मिनट में सिर्फ आंसर बताया जाता था कि आप आंसर मिला ले ताकि आपको पता चले कितने स्कोर आपके हुए। और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो पीछे में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, वो भी मैं करवाता हूँ ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम 5 देखेंगे। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। PDF मैं पहले ही प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत में लोहा का जो प्रयोग है ना, कब से आरंभ हुआ माना जाता है? इसका हो जाएगा डी, उत्तर वैदिक काल से। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और स्थान को सुमेलित करने वाले विकल्प का चयन करें। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका ये, यानी फिनिक्स आश्रम हो जाएगा डरबन, और टोल्स्टॉय आश्रम हो जाएगा जोहान्सबर्ग, सत्याग्रह आश्रम हो जाएगा आपको कोचरब, और अनासक्ति आश्रम हो जाएगा कौसानी। निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था? ये आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी चौसा युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। चौसा की जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था और कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? ये 4 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1780 ईस्वी में। 5, बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लोरिया नंदनगढ़ किस जिला में है? ये आपको जो है ना, ये पश्चिम चंपारण में बी। 6, निम्नलिखित में कौन उपनिषद अथर्ववेद का है? अथर्ववेद का है, ये आपका हो जाएगा दोनों, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। 7, तेभागा आंदोलन के संबंध में कौन सा सही है? तेभागा आंदोलन जो है ना, ये तो आपको बता दो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, यानी यह किसान आंदोलन था, यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था, यह आंदोलन 1946 ईस्वी का था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था तो कराची अधिवेशन 1931 में। 9, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ये हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, सी नंबर होगा। 10, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु क्या होता है? गिफिन यानी होता है घटिया वस्तु। इसका मतलब होता है बी, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में क्या होती है? तो वृद्धि हो जाती है, ये गिफिन कहलाती है। 11, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बताना है। 11 का जो आंसर होगा ना, ये आपको सी हो जाएगा कि ही सेड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू प्ले बैक द मनी यू बॉट फ्रॉम मी? इसका हो जाएगा सी, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंड टू पे बैक द मनी सी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। ठीक है। 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव में बताना है कि द कंपनी बोर्ड टू डायरेक्शन विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। इसका जो होगा डी, कि द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एनुअल मीटिंग टुमारो। पुष्पी पादपों में दोहरी निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में होने वाली घटना को सही क्रम चुनें। पहला कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, दूसरा एक नर युग्मक का एक अंड कोशिका में संलग्न यानी युग्मक संलयन, तीसरा है कि परागकण का वथिकांग परांकुरण, और चौथा है दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक में संलयन या त्रिसंलयन। 13 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा, यानी 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। पहला तीसरा होगा, उसके बाद दूसरा, उसका पहला होगा, फिर दूसरा, चौथा। एक्सप्लेनेशन में इसका विस्तार पूर्वक देखते हैं। 14, नीचे दिए गए कथन का मूल्यांकन करें। कथन 1 कह रहा है कि फुसफुसीय धमनी जो है को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। कथन 2 है कि बाएं नीला जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की पेशियां जो है ना, दीवार दाएं नीले की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ साथ पूरे शरीर में पंप करना होता है। इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों ही सत्य हैं, का 14 का डी हो जाएगा। 15 का मिलान करना है। 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर कि ए का 3 यानी न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा आपका सबसे प्रचुर भंजकाणु, बी का 2 हो जाएगा बेसोफिल हो जाएगा आपका सृजन प्रतिक्रिया में शामिल, सी का 1 हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण, और मोनोसाइट्स हो जाएगा आपका 4 नंबर महाभक्षकाणु में परिवर्तन होता है। पाचन की प्रक्रिया में पित्त रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
ये आपका हो जाएगा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी नलिकाओं में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। 17 समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। 18 भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? क्या नाम है अनुवादक का नाम? इसका भी हो जाएगा आदिवानी। 19 उपन्यासकार और लेखक लास्लो क्रास्त्रोहोर्कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका हो जाएगा सी हंगरी से। 20 नंबर है कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया था? ये आपका हो जाएगा राजगीर में। 21 अनवरत योजना रोलिंग प्लांट कब शुरू हुई थी? ये आपको हुई थी 1 अप्रैल 1978 को। 1 अप्रैल 1978 को। 22 घूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में वृद्धि को कहा जाता है? घूसर क्रांति किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? 22 का हो जाएगा भी रासायनिक उर्वरक उत्पादन। 23 का कि अर्थशास्त्र में औकुन का नियम औकुन लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो आपका आंसर होगा ए नंबर के विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से। 24 बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्ति कितना दर्शाया गया है? 24 का जो आंसर हो ना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 3,70,94,000 करोड़ रुपए है। 3,17,094.63 करोड़। 25 बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न से किसके बराबर होता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है ना पूंजी में मूल्य ह्रास के बराबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 निम्नांकित को सुमेलित करें। 25 का बता दिया हूँ ये। 26 का हो जाएगा डी। सभी सही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्डोमा मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है PC महानोबिलिस पे आधारित था। और चतुर्थ आपको DR गॉडविन मॉडल पे। 27 बिहार का कटिहार जिला निम्न से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा सी जूट के थैले के लिए। 28 भारतीय संविधान के भाग 9 के क में निम्नलिखित में से किसका संबंध उपबंध है? ये आपका हो जाएगा नगर पालिका। किस राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? ये हो जाएंगे 500 एवं 60। 30 निम्नलिखित में से संशोधन अधिनियम निम्नांकित में किस संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है? ये हो जाएगा भी 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। लिखित का विलोम शब्द क्या है? ये 31 का हो जाएगा आपका ये नंबर मौखिक। 32 अंकुश ना मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? 32 का आंसर होगा ये नंबर ना डरना। 33 अनुवांशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जनसंख्या अनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही है। 34 कोशिका किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण स्थल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। 35 एक टीका वैक्सीन मानव शरीर के रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? कैसे मदद करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिका बनाने के लिए उत्तेजित करता है। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। यही सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा DNA RNA और प्रोटीन। 37 निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम व्यवस्थित करता है। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4 यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। 39 डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे थे? उसका भी हो जाएगा दूसरा स्थान पे। 40 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निर्देशक किससे नियुक्त किया गया? 3 वर्ष के लिए। इसका हो जाएगा भी आपको उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। 41 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 11 हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नांकित लोगों में कौन सबसे बाद में रहे थे? सबसे बाद में बोल रहा है तो KR नारायण। 43 किस विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी कुल सदस्य का 1/12 भाग। 44 निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का ही भाग नहीं है? ये हो जाएगा बेरुवारी संघवाद 1960।
भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 46, बिहार किस जिला की सीमा ने नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है पश्चिम चंपारण। 47, सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन है कोरोना। निम्न से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र हो जाएगा 48 का है। 49, निम्न से किसे हजारों जिलों की भूमि कहती है कहा जाता है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी फिनलैंड। 50, न्योरा घाटी किस राज्य में हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक। 51 मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको थोड़ा देर के बाद करवाएंगे। 51 का जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा। और 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1200 रुपया। 53 देखते हैं कथन में आंसर है। कथन ये कहता है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा कहता है कि MnO2 + 4HCl और जो बनता है आपको MnCl2 + 2H2O और Cl2 रिलीज। अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल कथन 2 ही सही है। कथन दूसरा जो रिएक्शन है अभिक्रिया में HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। और 54 देखते हैं कि ब्यूटेन C4H10 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 2 संरचनात्मक समावयवी संभव है। दूसरा कि यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और तीसरा यह एल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। चौथा इसके सभी बंध सहसंयोजी प्रकृति के हैं। तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4, यानी इसके 2 संरचनात्मक समावयवी संभव है C4H10 के। और तीसरा है क्या यह एल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। और चौथा इसके सभी बंध जो है सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। 16 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान C12H1 और 16 होगा। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 44 ग्राम। 56, एस्टर पर्यायकात्मक समूह है निम्नलिखित में से कौन सा है? 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा CW। 57, MnOH विलयन pH का मान क्या होगा? 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा 12। 27 अगस्त 2025 को विश्व में के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना? 58 का आंसर होगा ये हो जाएगा स्टारशिप। 59, नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा बी, मनोज कुमार झा। 60, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरांड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? ऑप्शन डी हो जाएगा डायमंड हार्बर FC। 61, गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है? यह आपको हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक। आगे, कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? कहाँ पे होता है? तो इसका हो जाएगा ये विषुवतीय रेखा पर। 63, संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए माना जाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टील। 64, कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्य से लगती है? कर्नाटक राज्य की सीमा आपको लगती है, इसका हो जाएगा 6 राज्य से लगती है। 65, भारत के पश्चिम तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र तट को 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा कोकण तट। 65 का बी। 66, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये सूक्त नाम से जाना जाता है। 67, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? इसका हो जाएगा आपको भांगड़ा। 68, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित गायकों में से कौन से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए SP बालार सुब्रमण्यम। 70, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? इसका हो जाएगा पंजाब में। 71, मैथ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा 11। 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1854। 73, थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है? एल्युमिनियम के द्वारा। निम्नलिखित रोगों को उनके बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करें, हरा, लाल, नीला, पीला। 74 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, नीला, हरा, पीला, लाल। 75 का हो जाएगा आपका कि किसी धात्विक चालक के विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी,
1, 2, 3 यानी चालक की लंबाई पे, चालक का तापमान पे। तीसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। 76, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग जो है ना 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है इसकी धारा? 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6 एम्पियर। 77 का क्वेश्चन है कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है? यह आपका उदाहरण जो है हो जाएगा आपका गति का जरूरत यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। 78, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य किसने हासिल किया? ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। आगे है आपको 79, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? ये आपका हो जाएगा नेपाल को। 80, भारत ने अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। 81, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन जो मिलता है ये आपका हो जाएगा ए नंबर मधुबनी। 82, संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन से 1855 में। 83, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में के साथ आती है? 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। GST परिषद का चेयरमैन कौन होता है? 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। 85, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? 85 का ये हो जाएगा पेकारेमा। 86, कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कनाडा और अलास्का, इसका हो जाएगा डी 141 डिग्री पश्चिम। 87 मिलान है। 87 का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। 1 यानी कुंवर सिंह हो जाएगा आपको जमशेदपुर से नेतृत्व किए थे, हजरत महल लखनऊ से, और खान बहादुर ये बरेली से, मौलवी अब्दुल्ला हो जाएगा फैजाबाद से। ठीक है, आगे आपको प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक बहुत बार पूछा गया है, ये ज्योतिबा फुले। 89, ग्रे क्रांति के संबंध जो है किससे? ग्रे क्रांति संबंधित है किससे? ये आपका हो जाएगा बी से, उर्वरक से। 80, कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई ये 30 मीटर है। 30 मीटर। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैथ का क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, ये डी हो जाएगा। 92 का भी आंसर आपको हो जाएगा ए। सोल्यूशन थोड़ा देर में करवा रहे हैं। 93 का इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विरामावस्था शुरू होकर एक रेलगाड़ी जो है ना 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान क्या ज्ञात करना है। 94, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करना या तोड़ना। 95, एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा फोकस एफ और वक्रता केंद्र के सी के बीच में। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यवसाय कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना। 97, एक ही खेत के एक निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियों का एक फसल की और समांतर कुछ पंक्तियां दूसरी फसल की हो। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरा फसलीकरण। 98, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनिश दयाल सिंह को। 99, अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा मलेशिया। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। 100 का 100 क्वेश्चन आपका हो गया। मार्क एक बार जरूर कमेंट करिएगा, स्कोर एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके स्कोर हुए हैं। अब एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन भी देखना बहुत ही जरूरी है, जितना जरूरी सेट लगाना है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा जानकारी भी मिल जाता है विस्तार पूर्वक। इससे होता क्या, याद भी हो जाता है और रिकॉल भी हो जाता है टॉपिक का। पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दिखाना यहाँ पे ऐसे करके एक क्वेश्चन दिखा के तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ और फिर से आंसर भी आपको मिलाता हूँ, दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन है कि भारत में लोहा का प्रयोग जो है ना कब से आरंभ हुआ माना जाता है। क्या कह रहा है कि भारत में लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से आरंभ हुआ माना जाता है। उसका बोल रहा है कि 1000 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व तक काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में आधुनिक पाकिस्तान में लोहे का इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान में इस क्षेत्र में शवों के साथ दबे हुए लोहे के औजारे भी मिले हैं। डॉक्टर के चक्रवर्ती ने भारत में लोहा का प्रयोग 950 बीसी के आसपास का होने का प्रमाण उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेरा नारी 9 बटेश्वर आदि औजार का जखीरा प्राप्त किया है। प्रायद्वीपीय भारत में लोहा का प्रयोग जो है इससे पहले होने का दावा किया जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में इससे पहले होने का दावा किया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, यह याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की अवधि है ना कार्बन 14 के अनुसार 2350 से लेकर 1750 बीसी तक को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की अवधि बहुत बार पूछा गया है। और कार्बन 14 क्या होता है तो जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। दूसरा मिलान करना डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। यानी फिनिक्स आश्रम का आपको जो स्थापना किया गया डरबिन दक्षिण अफ्रीका में और 1904 से में। टॉल्स्टॉय आश्रम जो कि जोहान्सबर्ग में है ये भी दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गया 1910 में। सत्याग्रह आश्रम ये कोचरब ये कहाँ था अहमदाबाद, इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। अनासक्ति आश्रम जिसकी जो है कौशानी उत्तराखंड में स्थापना की गई 1929 में। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में क्या किए थे। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में 1539 में, कन्नौज के युद्ध में 1540, इन दोनों में हुमायूं को पराजित किया था। दोनों में पराजित कर दिए थे। आगे है आपका 1539 से इसमें मुगल शासक हुमायूं तथा बिहार के अफगानी नेता शेर खां के बीच युद्ध बक्सर के निकट चौसा में हुआ था। चौसा कहाँ है तो बक्सर में यही पूछा जाता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं भागकर आगरा चला गया था। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल में हुमायूं द्वारा रखे सेना को हराया और बंगाल पर अधिकार कर बंगाल बिहार का शासक बन गया था। 1540 में कन्नौज तथा बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह पुनः हुमायूं को पराजित किया और मुगल साम्राज्य क्षेत्र में अधिकार करके हिंदुस्तान का शासक बन गया। शेरशाह के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में पराजित कर भारत पर अधिकार कर लिया था। उसका देखिए द बंगाल गजट प्रकाशन 1780 ईस्वी में शुरू हुआ। द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में शुरू हुआ। द बंगाल गजट भारत के प्रकाशित होने वाले पहला अखबार था। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। बंगाल गजट कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा बंगाल भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। सोम प्रकाश नामक। 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा बांग्ला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 नवंबर 1780 को जो है बंगाल गजट का एक प्रतिस्पर्धा समाचार पत्र इंडिया गजट क्या हुए तो प्रकाशित किया। इंडिया गजट। 5 बिहार में अशोक स्तंभ स्थल जो है लोरिया नंदनगढ़ किस जिला में। बिहार में अशोक का स्तंभ जो है लोरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह अशोक स्तंभ के 32 फीट ऊंचा स्तंभ शिलालेख है। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल जो है लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिला में है। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जिला में है। यहाँ 2 अशोक स्तंभ है। इनमें से एक स्तंभ शीर्ष पर एक नाटू बेल की आकृति बनी हुई है। अशोक के 7 स्तंभ लेख में 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो सांची स्तंभ लेख और सारनाथ स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। आगे है कि सारनाथ स्तंभ लेख अशोक के सभी स्तंभ लेखों में सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण है जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपनिषद जो अथर्ववेद का है। मुंडकोपनिषद तथा मंडकोपनिषद ये दोनों अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद के एक अन्य उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद है। मुंडकोपनिषद से भारत के राष्ट्र आदर्श वाक सत्य में विजयते लिया गया है। अथर्ववेद का अंतिम वेद है। अथर्ववेद क्या एक अंतिम वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना का भी उल्लेख है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र ब्राह्मण है जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित को। 7 नंबर क्वेश्चन 7 का जो क्वेश्चन है कहा गया है कि तेभागा आंदोलन के संबंध में कौन सही है। डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है ना एक किसान आंदोलन था। कैसा था। किसान आंदोलन था। यह आंदोलन बटाईदारों के पक्ष में हुआ था। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों की मांग था कि उन लोगों द्वारा
जोतदार जमीन के मालिक को उपज का केवल 1/3 जो हिस्सा है ना वो दिया जाएगा। तेभगा आंदोलन का प्रभाव बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी, मिदानपुर, 24 परगना आदि क्षेत्र में था। यह आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ। 1946 में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपा राम सिंह और भवन सिंह, हरे कृष्ण कोनार, इला मित्रा, विनय चौधरी आदि। 8 का क्वेश्चन है क्या जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो है मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी-इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1970 से अगर बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर अधिवेशन जिसका जो 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या जो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यावसायिक बैंकों का अगर मुख्य कार्य की बात की जाए तो यह आपका होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंक को व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। वाणिज्य बैंक जो है ना विभिन्न कार्य करते हैं। जमा स्वीकार करना, अग्रिम ऋण देना, साख निर्माण करना। चौथा, व्यवसाय या रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और एजेंसी सेवा और ग्राहक को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। देश के बैंकिंग संस्थाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देश के बैंकिंग संस्थाओं को पहला है आपको अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक क्या होता है कि वह बैंक है जिसका नाम जो है ना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची द्वितीय में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक क्या है कि जिसका नाम जो है ना रिजर्व बैंक अधिनियम के 1934 की अनुसूची में है ना द्वितीय में शामिल किया गया है। गैर अनुसूचित बैंक को दूसरी अनुसूची में स्थान नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु कहते हैं। अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु उसे कहते हैं जिसकी है ना कीमत बढ़ने पर क्या होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर मांग में कमी हो जाती है तो उसे गिफिन वस्तु कहते हैं। गिफिन वस्तु का उपभोग निम्न आय वर्ग के समूह करते हैं। गिफिन वस्तु कीमत में वृद्धि होती है तो उसका उपभोग अन्य वस्तुओं के उपभोग कम करके गिफिन वस्तु की मांग को बढ़ाता है। मांग और आपूर्ति का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। बहुत पूछा गया कि मांग और आपूर्ति का नियम किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत का उल्लेख किया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने आपूर्ति मांग का वक्र विकास किया। सी के नियम बाजार का नियम है। 11 आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है क्या ही सेड टू सीता के उसने सीता से कहा कि व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बॉट फ्रॉम मी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरो फ्रॉम हिम। इनडायरेक्ट स्पेस में हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस बताना है आपको। इसमें क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हुआ तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? विल प्लस V1 हो जाएगा, विल बी। और विल बी के साथ क्या लगता है? V3 पैसिव में। इसका क्या हो जाएगा कि द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। 13 का जो क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनना है। पहला है कि डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। आपको दोहरे निषेचन प्रक्रिया घटनाओं में का सही क्रम क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन है। अब देखते हैं 3 में क्या है। तीसरा दिया है कि परागकण और अंकुरन। सबसे पहले जो है परागकण यानी पोलन ग्रेन वर्तिकांग यानी स्टिग्मा में पर पहुंचता है और अंकुरित होकर एक पराग नलिका बनाता है। पहला पराग नलिका प्रवेश पराग नलिका यानी वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है जिसे 2 नर युग्मक होते हैं। दूसरा युग्मक संलयन नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज यानी जायगोट बनाता है जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है। चौथा त्रिसंलयन दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों वाले द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। भ्रूण के लिए
दोहरे निषेचन से संबंधित होते हैं। ये प्रमुख तथ्य निम्न है। और क्रम संख्या 1 है गुण विशेषता और विवरण की अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो ये जो आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी कितने नंबर का है ये आपको 13 का। इसी का थोड़ा सा दिया है कि गुण विशेषता यानी प्रोविजन, कैरेक्टरिस्टिक्स और विवरण। परिभाषा की बात करें तो यह एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है जिसमें एक ही भ्रूण यानी एम्ब्रॉय के भीतर दो नर युग्मक यानी मेल गैमेट का दो अलग अलग कोशिकाओं के साथ संलयन होता है। अब खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज है ना नवासेन ने किया था। नवासेन ने 1898 में लिनियम और फर्टिलारिया पौधे में की थी। ठीक है, तीसरा आपका स्थान यह प्रक्रिया पुष्पी पादपों के बीजांड के अंदर मौजूद भ्रूणकोश में होता है। किसमें? भ्रूणकोश में। चौथा आवश्यक घटक की बात करें, इसमें दो नर युग्मक जो पराग नली द्वारा लाए जाते हैं और भ्रूणकोश की दो शाखाएं, दो कोशिकाएं, अंड कोशिका यानी एग सेल्स और केंद्रीय कोशिका में शामिल होती है। पांचवा मुख्य प्रक्रिया की अगर बात करें, इसमें दो प्रमुख संलयन होते हैं, युग्मक संलयन और साइनेमी। और पहला क्या है, युग्मक संलयन क्या कहता है कि पहला नर युग्मक अन्य कोशिका के साथ संलयित होता है। दूसरा त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा नर युग्मक यानी केंद्रीय कोशिका जिसमें दो ध्रुवीय नाभिक होते हैं के साथ संलयित होता है, यानी के साथ संलयित होता है। लेकिन थोड़ा सा स्पीड इसीलिए करना पड़ रहा है, करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे थोड़ा सा स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लास। मैं हमेशा कोशिश रहता है कि 2 आवर के नीचे बने क्लास, यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच में, यानी 2 घंटे से नीचे ही रहे हमेशा क्लास, या 2 घंटे तक रहे। अगर बड़ा पीडीएफ है तो थोड़ा सा हो सकता है 10 मिनट आगे पीछे, बट 2 घंटे के नीचे क्लास रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको करने भी आसानी रहेगा। अब आराम से करके एक लाइन को 10 बार पढ़ा के तो बड़ा हो जाएगा क्लास। अगर आप कहिएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं जान के बुझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुद ही रहता है कि 2 घंटे के अंदर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उत्पाद प्रोडक्ट्स, युग्मक संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज यानी जायगोट 2n बनता है, जो बाद में जो है ना भ्रूण यानी एम्ब्रॉय में विकसित होता है। त्रिसंलयन से अगर बात करें तो एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी यानी 3n बनता है, जो भ्रूणपोष को जन्म देता है, जो क्या करता है भ्रूणपोष को जन्म देता है। आनुवंशिक प्रकृति की बात करें यानी जेनेटिक नेचर की, तो युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि यह 2 अगुणित युग्मकों से बनता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है क्योंकि यह 3 अगुणित नाभिक यानी नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवीय नाभिक के संलयन से बनता है। 2 ध्रुवीय नाभिक के संलयन से बनता है। अब इसके महत्व की बात की जाए, महत्व की, तो यह जो सुनिश्चित करता है कि पोषक रक्त भ्रूणपोष का निर्माण केवल तभी हो जब निषेचन सफल हो गया हो, जिसकी पौधे की ऊर्जा बढ़ती है। बनने वाला भ्रूणपोषीय विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है, जिससे भविष्य का पौधा यानी भ्रूण सुरक्षित रहता है। विशेषता की बात करें तो वह प्रक्रिया केवल आवृत्ति बीजी या पुष्पी पादपों का एक अनूठा और विशिष्ट लक्षण है। यह किसी भी अन्य पादपों समूह जैसे कि जिम्नोस्पर्म बायोफ्लोरा में नहीं पाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका कथन में, डायरेक्ट कथन ही पढ़ना आसान होगा। कथन 1 और कथन 2 है ना, दोनों सत्य है। 14 का डी हो जाएगा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसका एकमात्र अपवाद है फुसफुसीय धमनियाँ है, जो हृदय को ऑक्सीजन रहित फेफड़ों तक ले जाती है। हृदय के 4 कक्ष में से बाएं निलय जो है ना की दीवार सबसे मोटी होती है। इसका कारण यह है कि बाएं निलय को महाधमनी के माध्यम से रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे शरीर प्रणालीगत परिसंचरण में पंप करना पड़ता है। इसकी तुलना में दाएं निलय को केवल कम दाब के साथ रक्त को फेफड़े तक भेजना होता है, इसीलिए इसकी दीवार पतली होती है। धमनी और शिरा की बात करें तो धमनी और शिरा की बात करें, धमनी और शिरा, तो इसका जो है ना आपका धमनी और शिरा में बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या है धमनी का? रक्त को हृदय से शरीर के अंग तक ले जाती है, ऐसा कार्य है। और शिरा के रक्त को शरीर के अंग से हृदय तक वापस लाती है। रक्त का प्रकार कैसा होता है? शुद्ध होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के। और ये क्या करते हैं वेनस यानी शिरा जो है अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह करती है, शुद्ध का ये करती है, और फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। बट फुफ्फुसीय शिरा इसका क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है। इसके बाद आपके रक्तदाब की बात करें तो इसमें रक्त अधिक दाब और तेजी से बहता है, किसमें? धमनी में। और शिरा में ना इसमें रक्त दाब कम दाब और धीमी गति से बहता है।
दीवारें, इसकी दीवारें मोटी, मजबूत और अधिक लचीली होती है। बटशिरा की बात करें तो इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होती है। वॉल्व, इसमें वॉल्व यानी कपाट नहीं पाए जाते हैं और इसमें रक्त को वापस बहने से रोकने के लिए वॉल्व यानी कपाट होते हैं। स्थिति, यह शरीर में गहराई में स्थित होती है और यह त्वचा के पास सतही स्थित होती है। यह लाल रंग की होती है इसके रंग, और यह नीले रंग की दिखाई देती है। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, जो कॉलम है और कॉलम बी, यानी कॉलम ए है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कॉलम और बी में उनकी कार्य। यह न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या हो जाएगा, सबसे प्रचुर भक्षकाणु है ये। और बेसोफिल्स हो जाएगा सूजन प्रतिक्रिया में शामिल। लिम्फोसाइट हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण ये करती है। मोनोसाइट क्या करती है, महाभक्षकाणु में परिवर्तित होता है। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें, न्यूट्रोफिल्स की, तो सबसे प्रचुर मात्रा में कुल WBC का यानी 60 से लेकर 65% पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है और ये भक्षकाणु होती है जो जीवाणुओं को निगलकर नष्ट करती है। बेसोफिल क्या करती है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन जैसे रसायन स्रावित करती है और सूजन प्रतिक्रिया में शामिल होती है। सूजन प्रतिक्रिया में लिम्फोसाइट दो मुख्य कार्य होती है लिम्फोसाइट के, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है और प्रतिरक्षा स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका ये आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है, सबसे बड़ी है ये। ऊतकों में प्रवेश करने से ये महाभक्षकाणु में परिवर्तित हो जाती है और एक शक्तिशाली भक्षकाणु है। ये एक क्या है, शक्तिशाली भक्षकाणु है। पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है बट में पढ़ा जा सकता है। पाचन की प्रक्रिया में है ना, पित्तरस यानी बाइल रूस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका जो है ना वसा की बड़ी गोलिकाएं की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, इमल्सीकरण, ये इसका प्रोसेस है। छोटी गोलियां में तोड़ना यह इमल्सीकरण है। पित्त रस का निर्माण जो है ना यकृत में होता है और यह जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। दूसरा इमल्सीकरण में पित्त में मौजूद पित्त लवण वसा की बड़ी नलिकाओं के छोटी बूंदों में तोड़ देता है। यह प्रक्रिया वसा पर काम करने वाले एंजाइम यानी लाइपेज के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती है, जिससे वसा का जो पाचन है अधिक कुशलता से होता है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा, ये केवल पाचन में सहायता करते हैं बस। 17 सप्ताह मंडल और ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रासायनिक उत्तरदायी है। इसका क्या है कि समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है मुख्य रूप से CFC उत्तरदायी है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी यानी UV विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग किए जाते हैं, समताप मंडल में पहुंचकर यह क्या करते हैं, UV विकिरण द्वारा टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया एक क्लोरीन परमाणु 1000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि CFC के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके। 18 भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम आदिवानी है। आदिवानी भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के लिए देश का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च कर रहा है। आदिवानी एक AI आधारित अनुवाद उपकरण है जो आदिवासी भाषाओं को समर्पित भविष्य के एक बड़े भाषा मॉडल का नींव रखता है। भारत में अनुसूचित जनजाति द्वारा बोली जाने वाली 461 जनजातीय और 71 विशिष्ट जनजातीय मातृभाषा है, जनगणना 2011 के अनुसार। इनमें से 81 भाषा संवेदनशील है और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वर्तमान समय में ये भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पर है। यह अनुवादक है ना संथाल, भीली, मुंडारी और गोडी भाषाओं में कार्य करता है। गोडी आदिवानी का उद्देश्य है जनजातीय भाषाओं का संरक्षण करना। 19 है क्या क्वेश्चन, उपन्यासकार और लेखक लासलो कास्त्राहोर्कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध किस देश से है। उपन्यासकार और लेखक लासाज्लो कास्त्राहोर्काई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध कहाँ से है, हंगरी से। लासलो
क्रास्त्रो होल्काई का जन्म 1954 में दक्षिण पूर्व हंगरी के रोमानियाई के पास ग्यूला नाम के गांव में हुआ था। वर्ष 2003 में हंगेरियन भाषा में प्रकाशित वन माउंट टू द नॉर्थ, ए लेक टू साउथ, पाथ्स टू द वेस्ट, ए रिवर टू द ईस्ट है। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया? 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ जो है बिहार के राजगीर में किया गया है। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 देशें भाग ले रही है। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हीरो एशिया कप 2025 में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। एशिया हॉकी कप का शुभंकर नाम चांद है, जो राष्ट्रीय पशु बाघ के प्रेरित है। चांद नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। यह शुभंकर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राजश्री बाघ से भी प्रेरित है, जो शक्ति, चपलता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लांट जो कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1978 को शुरू की गई थी रोलिंग प्लांट। अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रही। मार्च 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में बनी जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 की निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी और एक योजना की घोषणा की। जनता सरकार द्वारा घोषित पंचवर्षीय योजना का नाम अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लांट कर दिया गया। अनवरत योजना गुनार मॉडल के सिद्धांत पर आधारित है। जनवरी 1980 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। कांग्रेस सरकार द्वारा अनवरत योजना को बीच में ही समाप्त किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 80-85 की शुरुआत की गई। 22 घूसर क्रांति निम्न से किस क्षेत्र में हुई थी और हुई को वृद्धि कहा जाता है? घूसर क्रांति निम्न से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन है। रासायनिक उर्वरक उत्पादन में वृद्धि को घूसर क्रांति कहा जाता है, यानी रासायनिक क्षेत्रों में हुआ ये। मत्स्य पालन में वृद्धि को नीली क्रांति, और जूट उत्पादन में वृद्धि को स्वर्ण रेशा क्रांति, बांस उत्पादन में वृद्धि को हरित सोना क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से, रजत क्रांति का संबंध कपास से। 23 घूसर क्रांति 23 है कि अर्थशास्त्र के ओकुन का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओकुन का नियम विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध से संबंधित है। ओकुन के अनुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर 1% से कम होती है। ओकुन का नियम कहता है कि आर्थिक विकास और बेरोजगारी के बीच एक नकारात्मक या विपरीत शब्द को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़ती है तो अर्थशास्त्र में उत्पादन जीडीपी में कमी आती है। ओकुन का नियम बताता है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ता है और बेरोजगारी घटता है। 24 बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्ति जो है कितना दर्शाया गया है? 24 है ये। बिहार बजट 2025-26 में जो है ना कुल प्राप्ति आपको 3,17,094.63 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्ति 2,60,831.44 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। बिहार बजट 2025-26 में पूंजीगत प्राप्ति जो आपको 56,263.19 करोड़ रुपए है। कुल प्राप्ति कैसे निकालते हैं? तो ये आपको राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार बजट 2025-26 विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 2025-26 में कुल बजट यानी 3.17 लाख करोड़ रुपए है। 3.17 लाख करोड़। बिहार बजट 2025-26 में बजट का सबसे बड़ा मत जो है शिक्षा क्षेत्र पर है। इस बजट में शिक्षा मद पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। 25 क्वेश्चन है कि बजट कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न से किसके बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी में मूल्य ह्रास को घटाने पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्य ह्रास। एनडीपी और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इन कैपिटल। मूल्यह्रास लेखांकन की एक प्रक्रिया है जिससे किसके समय के साथ
किसी अचल संपत्ति यानी जैसे कि मशीनरी हो गया, भवन हो गया, मशीनरी, भवन, वाहन के मूल्य में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है। मूल्यह्रास को एक कटौती योग्य व्यय माना जाता है। मूल्यह्रास को क्या माना जाता है? एक कटौती योग्य व्यय माना जाता है। मूल्यह्रास जो है परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन और भविष्य के पूंजीगत खर्चों के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। मूल्यह्रास या परिसंपत्ति के टूट फूट, गिरावट या अप्रचलन के कारण मूल्य की गिरावट को दर्शाता है। मूल्य की गिरावट को दर्शाता है। 26 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट पढ़ देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेरा डबल मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी मानवलिस मॉडल पर है। और चतुर्थ आपको हो जाएगा DR गॉडविल मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। द्वितीय में भारी उद्योग को। तृतीय में आपको कृषि और औद्योगिक दोनों को। चतुर्थ में गॉडविल फार्मूला पर आधारित था। योजना गॉडविल फार्मूला पर आधारित था। 27 क्वेश्चन है कि बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको हो जाएगा, कटिहार जिला जो है जूट के थैले एवं जूट से बनी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जूट की कृषि एवं जूट उद्योग के बिहार के पूर्णिया एवं कटिहार जिले मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। रेशम कपड़े के उत्पादन के लिए बिहार के भागलपुर, बांका एवं नवादा जिला प्रसिद्ध है। बिहार में ऊनी कंबल का उत्पादन मुख्य रूप से औरंगाबाद एवं रोहतास जिला में होता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल राज्य का है। बिहार जूट उत्पादन में देश का द्वितीय स्थान पर है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। रिसरा 1855 में भारत में प्रथम जूट कारखाना खोला गया था, रिसरा में। 28 भारतीय संविधान के भाग 9 के क में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपबंध है? भारतीय संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के संबंध उपबंध है। संविधान के भाग 9 का शीर्षक पंचायत है, जिसका अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। संविधान के भाग 9 के क में जो है शीर्षक नगर पालिका है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। संविधान के भाग 9 के ख में का शीर्षक सहकारी समिति द कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से जेड के एच से लेकर 243 के जेड टी तक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1922 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? तो सहकारिता को। 29 किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्य संस्था है संख्या पूर्व न्यूनतम संख्या क्रमशः 500 से एवं 60 निर्धारित है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना को उल्लेख है और 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो सदस्य संख्या 500 एवं न्यूनतम सदस्य संख्या है 60 हो सकती है, लेकिन इसका अपवाद भी है। सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। और कुछ राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से क्या है? कम है। गोवा एवं मिजोरम प्रत्येक विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। सिक्किम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 32 है। पुदुचेरी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 30 है। भारत का सबसे छोटा विधानसभा है कौन? तो पुदुचेरी विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 30। पुदुचेरी विधानसभा जो है भारत का सबसे छोटा है, पुदुचेरी। 30 नंबर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा निवृत्ति का आयु है सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति का आयु है ना सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र सीमा से पहले पूरा हो सके। लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल अनुच्छेद 316 में उल्लेखित है। लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 65 वर्ष से या 6 वर्ष पहले जो भी पूरा हो बना रहता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के मध्य संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन शक्ति अधिकार आदि का उल्लेख किया गया। ठीक है, यहाँ पे 41 नहीं 44 होना चाहिए था। 41 सही है 44वां हुआ था 1978 में। 31 लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित का विलोम होगा मौखिक, निरक्षर का साक्षर, संचालित का असंचालित, निरक्षर का साक्षर।
22 नंबर। 32 नंबर, अंकुश ना मानना। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ है डरना। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है खुश हो जाना। पाबंदी लगाना मुहावरे का अर्थ है रोक लगाना। अपेक्षा करना मुहावरे का अर्थ है आदर होगा। 33, आनुवांशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है? आनुवांशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह दर्शाता है कि जनसंख्या आनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही है। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत बताता है कि कुछ शर्तों के तहत एक जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। इन शर्तों में शामिल आपका कोई उत्परिवर्तन नहीं, यादृच्छिक संभोग, कोई जीन प्रवाह नहीं, कोई आनुवंशिक विचलन नहीं, कोई प्राकृतिक चयन नहीं। जब एलील आवृत्ति स्थिर होती है इसका मतलब है कि कोई सूक्ष्म विकास नहीं हो रहा है, कोई सूक्ष्म विकास नहीं हो रहा है। विकास तब होता है जब इन आवृत्तियों को बदलने वाले कारक जो हैं जैसे कि प्राकृतिक चयन कार्य करते हैं। 34, कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह जो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे कण हैं जिनका मुख्य कार्य है mRNA से प्राप्त आनुवंशिक कोड का अनुवाद करके प्रोटीन का निर्माण करना है। या तो ये तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं या अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं। केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। राइबोसोम क्या कहते हैं अपना आरएनए है यहाँ पे और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोमल क्या कहते हैं आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 आपका क्वेश्चन है, एक टीका मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? एक टीका जो है मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ जो है स्मृति कोशिका बनाने के लिए उत्तेजित करता है। टीके शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं वे शरीर के अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। टीके में कमजोर निष्क्रिय या रोगजनक का एक हिस्सा एंटीजन होता है। जब इसे शरीर में डाला जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसे एक वास्तविक संक्रमण मानकर प्रतिक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली बी और टी स्मृति कोशिका बनाती है। बी और टी यदि व्यक्ति भविष्य में वास्तविक रोगजनक के संपर्क में आता है तो ये स्मृति कोशिका के तेजी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण को क्या करती है रोक देती है। 36 क्वेश्चन है कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा जो है ना आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का सही वर्णन है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा का अवधारणा है फ्रांसीसी क्रिक द्वारा 1958 में दिया गया था। यह बताता है कि कोशिका में आनुवांशिक सूचना का प्रभाव कैसे होता है। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में क्या कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए के एक खंड से सूचना को मैसेंजर यानी mRNA अणु में कॉपी किया जाता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन में प्रक्रिया में ना mRNA केंद्रक से बाहर राइबोसोम में जाता है जहां इसकी सूचना को पढ़कर एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब बात करें तो कुछ वायरस हो गया जैसा कि HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। mRNA से लेकर DNA का निर्माण होता है जो इस डोगमा का एक क्या अपवाद है। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हैलोजन को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा? पहले 1 2 3 4 यानी बी होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा का वह मात्रा है जो किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त होती है। एक समूह ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है ना क्लोरीन से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सभी तत्वों में सर्वाधिक होती है। आगे 38 नंबर, 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना चीन में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच होने वाले शंघाई सहयोग संगठन
शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। 31 अगस्त 2025 को एससीओ शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत, चीन सहित अन्य कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के लिए इस सम्मेलन में मौजूदगी अहम हो गई है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है। एससीओ की शुरुआत 1996 में चीन और रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेता द्वारा शंघाई के फाइल के रूप में हुई थी। इस संगठन में छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान है शंघाई क्या कहते हैं संगठन का। इसका नाम शंघाई 5 से बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था उज्बेकिस्तान के मिलने के बाद। 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई, याद रखिएगा 2001 को। जुलाई 2005 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। वर्ष 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना, 2017 में भारत बना। वर्तमान में एससीओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। वर्तमान में 10 सदस्य संख्या है। अगर बात करें सदस्य की संख्या की तो पहला आपका रूस है, उसके बाद चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सब किस्तान लग रहा है यहीं पे आ गया है। ईरान और बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। वर्ष 2024 में है ना एससीओ शिखर सम्मेलन अस्ताना में हुई, 2024 में अस्ताना में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 39 का क्वेश्चन है कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो करके किस स्थान पर रहे? तो वे आपको दूसरे स्थान पे। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग में लगातार तीसरा रजत पदक है। डायमंड लीग फाइनल 2025 में जर्मनी के जूलियल वेबर ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में लैंडजुगेंड ने 91.51 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक की जीत हासिल की। त्रिनाद और टोबैगो के केरसार वॉलकॉट ने 84.95 मीटर थ्रो करके कांस्य पदक जीता। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन इस प्रकार है। 2022 की बात करें, 2022 में इन्होंने डायमंड लीग यानी उसमें स्वर्ण पदक जीता जो कि ज्यूरिख में हुआ था। 23 में ये रजत पदक जीते जो कि यूजन हुआ। 24 में रजत पदक जीते जो कि ब्रुसेल्स में हुआ। और 25 में फिर रजत पदक जीते जो कि ज्यूरिख में हुआ। 3 लगातार आपको ये रजत पदक जीत रहे हैं, 3 लगातार से 3 साल से कंटिन्यू। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक जो है ना उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 वर्ष के लिए IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उर्जित पटेल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के समूह का नेतृत्व करेंगे। इन्होंने KV सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी। 17 दिसंबर 1945 को इसका परिचालन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी USA में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिलाना जॉर्जिवा। ये सही है क्योंकि अपडेटेड है ये। 41 संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 11 में भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति क्या है? तो प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक क्या है? नागरिकता है। भारतीय संविधान नागरिकता के संबंध में उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 2 में क्या है? 5 से 11 तक है। और संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। 7 भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी चले जाने पे जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार से भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन। और 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तित्व के नागरिकता का अधिकार से। 9 में विदेशी राज्य में नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता की स्वतः समाप्ति संबंधित प्रावधान से है। 10 नागरिकता के अधिकार की गारंटी से संबंधित है। 10वां में नागरिकता के अधिकार की गारंटी है। 42 भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में से कौन से बाद में रहे थे? तो इसका जो है ना डी हो जाएगा। नीरव संजय रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन तथा KR नारायण। इन चारों में से भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे बाद में आसीन होने वाले कौन थे? तो KR नारायण।
राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजय रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानेंद्र सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक था। राष्ट्रपति के रूप में के आर नारायण का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। आर वेंकट रमन और के आर नारायण के बीच में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति रहे हैं। यानी 25 जुलाई को राष्ट्रपति की गणना की जाती है और 25 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक जो है ये आपको है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी 15वें क्रम के 43। किस विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। स्नातकों द्वारा किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/12 हिस्सा जो है उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/3 भाग संबंधित विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग जो है राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरवारू संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। बेरवारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना के संबंध 2 बातें कही गई थी। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद शब्द या अंश का एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो तो उसके अर्थ सही अर्थ जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जानी चाहिए। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य वाद विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 45 भारतीय संविधान सभा की संघ लोक शक्ति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियमन समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के मौलिक अधिकार यानी अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बाहरी क्षेत्रों के मामले में गठित सलाहकार जो है समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JB कृपालनी थे। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपालनी। अल्पसंख्यकों के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की सीमा जो है नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। बिहार के किशनगंज जिला की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से मिलती है। बिहार के कटिहार जिला की सीमा पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों से मिलती है। बिहार का रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से मिलती है। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, याद रखिएगा। नेपाल से बिहार के 7 जिला लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला लगता है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? ये कोरोना मंडल में पाया जाता है। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है। कोरोना को सूर्य किरीट भी कहा जाता है। सूर्य के कोरोना मंडल में आयनीकृत गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम के सफेद धारा को लगातार उत्सर्जन करता है। इन सफेद धारा को इस सौर पवन के नाम से जाना जाता है। सौर पवन को केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में ही देखा जा सकता है। निम्न से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान, आकार व घनत्व आदि पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल के ग्रहों के सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। निम्न से किसे 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं।
सायमना फिनलैंड के सबसे बड़ी झील है सायमना। फिनलैंड रिपब्लिक उत्तरी यूरोप में एक देश है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी है, हेलसिंकी। आगे, फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम एवं मध्य पश्चिम में बाल्टिक सागर है, जबकि उत्तर में क्या है? तो स्वीडन है। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। 50 नंबर हो गया। अब बस 50 क्वेश्चन ही बचे हैं। न्योरा घाटी किस राज्य में है? न्योरा घाटी आपको पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। न्योरा घाटी दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित है। न्योरा घाटी को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिक्किम को सबसे बड़ी प्रसिद्ध घाटी चुम्बा घाटी है। सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र चुम्बी घाटी में ही है। सिक्किम की एक अन्य प्रसिद्ध घाटी का नाम युथांग घाटी है। युथांग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध घाटियों में दून घाटी, जोहर घाटी, नेलांग घाटी एवं फूलों की घाटी है। बराक घाटी भारतीय राज्य के असम के दक्षिण क्षेत्र में है। कौन? तो बराक घाटी। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि आज 10,000 के बिल के लिए 30% की छूट और 22% और 8% की छूट, दो क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा? दो क्रमिक छूट बोल रहा है ना, तो दो क्रमिक का आपका याद ही होगा फॉर्मूला कि x + y - xy बटा x + बाय 100 रहता है, सॉरी बाय 100। तो दिया गया है कि बिल की राशि कितना है? 10,000। पहला छूट 30% है और दूसरा छूट है आपको 22%। ठीक है, दोनों क्या कर देंगे? अभिष्ट अंतर, दूसरा एकल छूट 22 + 8 बाय 22 × 8 + बाय 28.24। इस तरह से क्रमिक अंतर क्या आ जाएगा? 176 रुपया। 52 क्वेश्चन है क्या एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3:2 के अनुपात में है? 3:2 देख सकते हैं, 3x 2x लिख सकते हैं। और एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, यानी अगर दोनों का डिफरेंट कितना है? 600। सिंपल है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, उस तरह से 2x का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान, देख सकते हैं सोल्यूशन आप। ठीक है, 53 देखते हैं। दिए गए कथनों का विचार करें। कथन क्वेश्चन है, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि केवल कथन 2 ही सही है। ऑक्सीकरण क्या है? कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है ना कि ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। दी गई प्रक्रिया में MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2 + Cl2 होता है। HCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -1 है। उत्पाद Cl2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, जो कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेकर 0 तक बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि HCl का ऑक्सीकरण हुआ है। इस अभिक्रिया में MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 से घटकर MnCl2 + 2 हो गई है, अतः MnO2 का अपचयन हुआ है। उसके बाद है क्या? क्रम संख्या, गुण और ऑक्सीकरण और अपचयन में अगर बात की जाए अंतर की, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम पहले बात करते हैं तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खो देता है। अपचयन में क्या होता है? ये ग्रहण कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर लेता है। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में इससे पदार्थ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? तो निकलता है। हाइड्रोजन, इसमें पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता है? तो निकलता है, इसमें निकलता है, इसमें पदार्थ क्या होता है? जुड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या, इस प्रक्रिया में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ती है, और इसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। आगे है आपको कि जो उदाहरण की बात करें, जिंक का ऑक्सीकरण Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन का ऑप्शन इसमें होता है Cu2 + -2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कॉपर, इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन, इसमें ऑक्सीकरण। 54 ब्यूटेन C4 एस्टेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ब्यूटेन के संबंध में सत्य है आपको, ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावेशी होते हैं, एन ब्यूटेन सीधी श्रृंखला और आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन संखित श्रृंखला। ब्यूटेन का सूत्र जो है C4 एस्टेन है, जो एल्केन के समान सूत्र CnH2n + 2 का पालन करता है। इसमें केवल एकल बंध ही होता है, इसीलिए यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ना कि असंतृप्त। यह कथन क्या? तो असत्य है। यह एल्केन सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य है। ये एल्केन सजातीय श्रेणी का क्या है? तो चौथा सदस्य है। सहयोजी बंध की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सभी बंध जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं और सहसंयोजी होते हैं। यह कथन सत्य है। एल्केन का समान सूत्र की बात करें तो CnH2n + 2 है। इस श्रेणी के तत्व मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 है। 55 नंबर
55 नंबर क्वेश्चन है कि देखते हैं क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 16 ग्राम मीथेन यानी CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु द्रव्यमान C12H1 और O क्या है 16 है। तो 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा। मीथेन के दहन का समीकरण है CH4 2O2 प्लस CO2 प्लस H2O। मोलर द्रव्यमान की गणना की अगर बात की जाए, मोलर द्रव्यमान की गणना की, तो मीथेन CH4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा 16 ग्राम प्रति मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मोलर द्रव्यमान 12 प्लस 2 16 2 इंटू 16 यानी 44 ग्राम होगा। तो 1 मोल CH4 के दहन से 1 मोल CO2 बनता है। इसका अर्थ है कि 16 ग्राम यानी CH4 के दहन से 44 ग्राम CO2 का उत्पादन होगा। 56 है कि एस्टर प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। एस्टर प्रक्रियात्मक समूह COO है। एस्टर समूह में कार्बन परमाणु होता है जो एक ऑक्सीकरण परमाणु में द्विबंध और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है COO। अन्य प्रमुख प्रक्रियात्मक समूह निम्न है। CHO यानी एल्डिहाइड, OH यानी अल्कोहल, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टर एक विशिष्ट फलों जैसे मीठी गंध होती है और इसका जो उपयोग इत्र और खाद्य स्वाद में किया जाता है। एस्टर का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से होता है जिसे एस्टीकरण कहते हैं। 57 की अगर बात करें तो 0.01 मोल NaOH विलयन का pH मान क्या होगा। 0.01 मोल NaOH विलयन का pH मान 12 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार है जिसका अर्थ है कि यह जल में पूरी तरह से Na+ और OH- आयन में विमोचित किया जाता है। इसीलिए 0.01 mNaOH विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH की सांद्रता 0.01 m होगी या 10 के पावर -2 m होगी। pOH की गणना सूत्र की बात करें तो माइनस लॉग OH- से की जाती है। इसका होगा -log 10 - 2 × 2। जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर pH जो है 14 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 14 - 2 यानी 12। 58 होगा कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसका नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। किसे स्टारशिप को। इस रॉकेट के एलन मस्क की कंपनी ने SpaceX द्वारा टेक्सास के स्टारबेस लॉन्च किया गया था। स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था। यह एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा टेक्सास के स्टारबेस लॉन्च किया गया था 27 अगस्त 2025 को। रॉकेट स्टारशिप का एक ऊपरी हिस्सा हिंद महासागर से सुरक्षित उतारा गया है। हिंद महासागर से सुरक्षित उतारा गया है। स्टारशिप विश्व का सबसे ऊंचा रॉकेट है जिसकी ऊंचाई 403 फीट है। स्टारशिप को चांद और मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप को नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक जो मनोज कुमार झा है। मनोज कुमार झा। इस पुस्तक में राजनीतिक, कविता, नैतिक साहस का मिश्रण है जिसमें भारत के दलितों से लेकर फिलिस्तीन तक के अन्याय को संबोधित किया गया है। शिक्षाविद राज्य के सदस्य मनोज झा की नवीनतम पुस्तक निबंधों का एक नया संकलन है। स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में मनोज कुमार झा के राज्यसभा के लिए दिए गए भाषण भी शामिल हैं। यह पुस्तक में एक दशक के बहुमत के शासन के बाद भारतीय लोकतंत्र की स्थिति की आलोचना की समीक्षा करता है। 60 नंबर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब डायमंड हार्बर FC को हराकर जीता है। डायमंड हार्बर FC को। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप 2025 के फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर जीता है। डूरंड कप 2025 का फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिकेट में खेला गया। कोलकाता में 2024 में डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर जीता था। डूरंड कप एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस घरेलू टूर्नामेंट में भारतीय क्लब और देश के सशस्त्र बलों के विभिन्न वर्गों में टीमें हिस्सा लेती है। 61 गेहूं की बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है।
गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। गेहूं की वृद्धि के समय का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है गेहूं का। गेहूं के पकने के समय तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। गेहूं के उपज के लिए वार्षिक वर्षा जो है 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग होता है। दोमट गेहूं एक ऐसा रबी है, इसे सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। वसंत ऋतु में 62 क्वेश्चन है कि कोरियोलिसिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है। कोरियोलिसिस बल जो है ना पृथ्वी पर विषुवतीय रेखा पर सबसे कम होता है, सब विषुवतीय रेखा पर। कोरियोलिसिस बल का मान जो है ना विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्रमशः बढ़ता ही जाता है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। यह विक्षेप पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण होता है। यह विक्षेपक बल एवं विक्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम जी कोरियोलिसिस नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः इसे उनके नाम पर कोरियोलिसिस बल या कोरियोलिसिस प्रभाव कहा जाता है। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको प्रमाणित सर्वप्रथम फेरेला ने किया, इस कारण इसे फेरल का नाम भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग को अमेरिकी इस्पात उद्योग के इतिहास में अपनी विशेष भूमिका के लिए स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है तो पिट्सबर्ग को अमेरिका इस्पात उद्योग के इतिहास में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। आगे थोड़ा सा ब्लर हो गया, कैसे हो जाता है। पिट्सबर्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बुक से पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक। देख लेते हैं, बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, जो पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का एक शहर है। यहाँ पे पेंसिल्वेनिया है। और उसके बाद है कि डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कि और इसे मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थान माना जाता है। किसे मैनचेस्टर शहर को क्या माना जाता है, यानी मैनचेस्टर शहर को क्या कहते हैं तो औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थान कहा जाता है। 64 क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। कर्नाटक राज्यों की जो सीमा है आपको 6 राज्यों से लगती है। 6 राज्यों से तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगती है। कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है 11 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 18 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कर्नाटक का देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। मुलायनगिरी कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कौन मुलायनगिरी? 65 नंबर है 65 कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। 65 है कि भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है। महाराष्ट्र तट को क्या कहते हैं तो महाराष्ट्र तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट का विस्तार उत्तर से दमन से लेकर दक्षिण से गोवा तक है। गुजरात तट को सौराष्ट्र तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। और सामान्यतः केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट में तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम तट भी शामिल रहता है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का तटीय सीमा जो है ना आपका केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिलता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है। महाराष्ट्र तट को 65 हाँ ठीक है 65, ये 66 आ गया। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र तट को क्या कहते हैं तो कोंकणी तट कहा जाता है। ये तो पढ़ लिए। 66 नंबर पे ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाओं को है ना सूक्त नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल 1500 से लेके 1000 BC के मध्य का काल है, जिसमें कुल 1028 सूक्त और लगभग 10,462 मंत्र हैं। 10 मंडलों वाले इस वेद में 2 से लेकर 7 मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीतिक में भाग लेने
का अधिकार तो था, परंतु संपत्ति संबंधित नहीं था। चातुश्र वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों में उत्पन्न हुए हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले कृषि को होत्री कहते हैं। 67 निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो ये कहाँ है? भांगड़ा है। भांगड़ा की शुरुआती फसल कटाई जो है ना उत्सव के रूप में हुई, किंतु आगे चलकर यह विवाह, नववर्ष समारोह आदि का भी अंग बन गया। इसे पंजाबी गीतों की धुन पर एक घेरे में लुंगी और पगड़ी पहनने का शक्ति ढोल बजाता है तथा उसके इर्द गिर्द लोग नृत्य करते हैं। भांगड़ा में ढोल, ताशे, करतालों जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। घूमर नृत्य राजस्थान की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। गरबा गुजरात का अत्यंत ही लोकप्रिय नृत्य है। गरबा जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। किसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है? गरबा का प्रोग्राम। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है आपका 68। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? 11 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम एवं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 11 की जनगणना के आधार पर 17.64% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 11 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व जो है न्यूनतम है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे 69 का ब्लर है, बुक से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गायकों में कौन से जो है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है? कौन है? इसका ए है आपका एसपी बालसुब्रमण्यम। 69 का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। 69 है क्या? जो एसपी सुब्रमण्यम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है। उसके बाद है एसपी बालसुब्रमण्यम एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता हैं। इसके बाद है इन्हें एसपीबी तथा बालू के नाम से भी जाना जाता है। एसपीबी तथा बालू के नाम से। उसके बाद एसपी बालसुब्रमण्यम को वर्ष 2001 में पद्म श्री और 1 में पद्म भूषण तथा मरणोपरांत 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्थ गायक के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। AR रहमान को वर्ष 2008 में पद्म श्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 2023 में पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। 2004 में पद्म श्री से सम्मानित हरिहरन भारतीय पार्श्व गायक और गजल गायक हैं। उसके बाद है एम कीरावानी एक भारतीय तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म संगीत निर्देशक, फिल्म स्कोरर, रचनाकार है। इन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 70 है क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी का पर्व माना जाता है? सांझी का पर्व माना जाता है, ये आपका हो जाएगा पंजाब में। पंजाब राज्य में सांझी का पर्व माना जाता है। सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में यह पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में है ना पोंगल फसल उत्सव। तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव थाई पुसम भगवान मुरुगन, कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्यम को समर्पित है। और पुदुरे तमिल नववर्ष पर्व मनाया जाता है। तमिल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पावलकुट मिजोरम में मनाया जाता है। पावलकुट क्वेश्चन में देखा हूँ कई बार। पावलकुट कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में। 71 मैथ क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोहन और सोहन एक कार्य को 10 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे सोहन शुरू करते हैं। यदि है ना सोहन शुरू करते हुए एकांतर दिनों में पहले दिन सोहन और दूसरे दिन में रोहन के आधार पर कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देख सकते हैं, पहले दक्षता निकाल लेंगे। टोटल 60 यूनिट का वर्क हो गया। कार्य मोहन शुरू करके एकांतर दिनों में किया जाता है तो 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो पहले तो 11 दिन 2 दिन में होगा। इस प्रकार 5 गुना 2 हो जाएगा 11 बटे 55, 11 मल्टीप्लाई यानी 55 यूनिट। शेष 5 यूनिट का कार्य करने में सोहन को 1 दिन ही लगेगा, मात्र 1 दिन। देख सकते हैं सोल्यूशन। 72 का क्वेश्चन है कि यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपया है, कितना? 1800 2 वर्षों में, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि
हुआ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो धनराशि दिया हुआ 6% की दर से ऐसा निकाल लेंगे, पहले ऐसा निकाल लेंगे, ऐसे के थ्रू ऐसे दिया हुआ है हमको, इसके अकॉर्डिंग हम पी निकाल लेंगे यानी प्रिंसिपल। अब 6% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, इस तरह से क्या आ जाएगा 12.36%। अतः अभिष्ट ब्याज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1854 रुपया, सॉरी 15,000 का 12.36% निकालेंगे तो 1854 रुपया। 73 थर्माइड प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचेत किया जाता है। थर्माइड प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचेत किया जाता है, एल्युमिनियम द्वारा। सामान्यतः एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, तो विस्थापन, जिसमें एल्युमिनियम पाउडर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देख सकते हैं Fe2O3 + 2Al इसका 2Fe + Al2O3 + उष्मा में क्या होता है, तो परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है। इसमें इतनी उष्मा उत्पन्न होती है कि लोहा पिघली हुई अवस्था में प्रतीत होती है। इस पिघले हुए लोहा का उपयोग रेलवे पटरियों की दरारें को जोड़ने हुए या टूटे हुए मशीन के पुर्जों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम एक शक्तिशाली अपचायक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता आयरन से अधिक होती है। 74 निम्नलिखित रंगों को उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करें। हरा, नीला, पीला। इसका हो जाएगा आपको नीला, हरा, पीला, नीला होगा। दृश्यमान प्रकाश के रंगों क्रम जो है ना, घटती से बढ़ती तरंग दैर्घ्य यानी विविग्योर बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लगभग 400 नैक्रोमीटर, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे होती है, लगभग 700 nm होती है। दिए गए रंगों में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसके बाद हरे, पीले, नीले, अधिक लाल की है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्घ्य जो है ना आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम और नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। 75 किसी धात्विक चालक का विद्युतीय प्रतिरोध जो है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 पर, यानी विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है पहला चालक की लंबाई पर। प्रतिरोध चालक की लंबाई L के सभी समानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लंबा तार अधिक प्रतिरोध प्रदान करेगा, लंबा तार। चालक के तापमान पर धात्विक चालकों के लिए तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू L/A। यहाँ जहाँ रो मतलब क्या है, तो प्रतिरोधकता है। मोटा तार कम प्रतिरोध प्रदान करता है। चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर प्रतिरोध को निर्धारित नहीं करता है। ओम का नियम V/IR के अनुसार यह प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। प्रतिरोध चालक का एक आंतरिक गुण है। प्रतिरोध चालक का एक आंतरिक गुण है। 76 अब 76 क्वेश्चन आपका। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है। हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा 6 एम्पियर है। विद्युत शक्ति जैसे पावर यानी विभवांतर वोल्टेज V और धारा करंट I के बीच संबंध का सूत्र है। विद्युत शक्ति P का फॉर्मूला क्या होगा, V/I। इस सूत्र को धारा की गणना के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V। इस तरह से P का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 250 वोल्ट, उसके सब बाद I का निकालेंगे यानी करंट का 6 एम्पियर आ जाएगा। 77 क्वेश्चन है आपका। जब एक चलते हुए बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये किसका उदाहरण है। जब चलती हुई बस अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह गति जड़त्व के इनर्शिया ऑफ मोशन का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जब बस चल रही होती है तो यात्री का पूरा शरीर भी बस के साथ ही गति में होता है। जब बस अचानक से रुकती है तो यात्री का निचला हिस्सा है ना, जो बस के संपर्क में है तो रुकता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे गतिमान रहने की कोशिश करती है, जिससे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। नियम और एक पंक्ति में देखें। प्रथम नियम यानी जैसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई वस्तु अपने स्थिर अवस्था में
समान गति से अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, वही उसी दिशा में होती है। तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 78 खेलो इंडिया वाटर गेम्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य में हासिल किया? ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया। 21 से लेकर 23 अगस्त तक पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के डल झील पर किया गया। पहले KIWSF में मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य। ओडिशा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। इस खेल का शुभंकर हिमालयन किंगफिश था। खेलो इंडिया वाटर गेम्स से फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका इस प्रकार है, जैसे कि मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत, 5 कांस्य और 18, टोटल 18। ओडिशा ने 10 पदक जीते कुल, जिसमें से 4 स्वर्ण, 5 रजत, 1 कांस्य। केरल ने आपको जीते 7 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य। उत्तर प्रदेश ने 3 जीते कुल, 2 स्वर्ण, 1 भी रजत नहीं लेकिन 1 कांस्य। दिल्ली ने जीता आपको 3, इसमें से 1 हो जाएगा स्वर्ण, 2 हो जाएगा रजत। पंजाब ने जीता 3, 1 स्वर्ण, 2 रजत। जम्मू कश्मीर ने जीता 3, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना ने 1-1 कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI और जम्मू कश्मीर खेल परिषद इसका आयोजक था। 79 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला घोषित किया है? तो नेपाल को रूबेला मुक्त किया गया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को 2026 तक खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। यह खतरनाक संक्रामक या संक्रमण है। यह बीमारी खासकर गर्भवती महिलाओं और अजन्मे शिशुओं के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। यदि गर्भवती महिला इससे वायरस से संक्रमित हो जाए तो उसका जो बच्चा जन्म से ही विकलांग हो सकता है या कई बार गर्भपात भी हो सकता है। वर्ष 2012 में पहली बार नेपाल की सरकार ने इस बीमारी से बचाव का टीका अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया था। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। पौडेल नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया NPR है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO टेड्रोस एडहेनस घेब्रेयेसस है। 80 भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल जो है आपको 80 का B हो जाएगा 9। कुल 2025 में कुल 9 पदक जीते हैं। भारत ने 80 का B होगा यानी कि 9 पदक जीते हैं। 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बुल्गारिया के संशोधन में किया गया। मतलब संशोधन या उनके समक्ष भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। भारतीय महिला खिलाड़ियों में काजल 72 kg और तपस्या गहलावत 57 kg में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेताओं की सूची इस प्रकार है। तपस्या स्वर्ण पदक, काजल को स्वर्ण पदक, सुमित मलिक रजत, सृष्टि रजत, रीना रजत, प्रिया मलिक को रजत पदक, सारिका को कांस्य पदक, सुरीति को कांस्य पदक, सूरज वशिष्ठ को कांस्य पदक। भारत ने 2024 में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य पदक हैं। बिहार में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इस चित्रकला को मुख्य रूप से मधुबनी जिले के जितवारपुर, रोटी, सिमरी, भवानीपुर आदि में बनाया जाता है। इस चित्रकला को महिलाओं को शैली भी कहा जाता है। मिथिला चित्रकला को उजागर करने में 1934 में मधुबनी के HDOWG आर्चर का महत्वपूर्ण योगदान है।
मिथिला पेंटिंग को वर्ष 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गई थी। मिथिला पेंटिंग को भास्कर कुलकर्णी, ललित नारायण मिश्र, उपेंद्र महारानी और डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर को विश्वविख्यात दिलवारी का श्रेय जाता है। मिथिला पेंटिंग का मुख्य कलाकार पद्मश्री सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, मधुसुंदरी देवी, माँ सुंदरी देवी, दुलारी देवी, शांति देवी, शशिकला देवी, शिवन पासवान, प्रतीक प्रभाकर, संजय कुमार जायसवाल, आशुतोष कुमार, सुरेंद्र पासवान, अमृता संभवती, उर्मिला देवी आदि हैं। उसके बाद है आपका 82। ऐसा क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? संथाल या हुल विद्रोह जो है आदिवासी आंदोलन 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव मुर्मू बंधुओं और फूलो और झानी मुर्मू बहन थे। भैरव मुर्मू बंधुओं और फूलो और झानी मुर्मू बहने थे। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामिन एक्को यानी संथाल परगना यानी भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण दिकुओं द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार, पुलिस के भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याजों वसूली, ऊंची भू राजस्व की दर, जमीनों से बेदखल किया जाना आदि रहा था। इस विद्रोह का विस्तार जो है इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्ति हो गया था। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 55-56 दोनों में। संथाल विद्रोह को एक सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर क्राउन के और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में दबा दिया गया। नवंबर 1856 में संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। नवंबर 1856 में संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधिकारी कौन था? तो बुक से पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ ब्लर हो गया बट कल से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे हम इसका जरूर। 82 का हो जाएगा आपका 82। क्या बोला? संथाल जो है संथाल परगना विद्रोह का प्रमुख कारण दिकुओं द्वारा, दिकुओं होगा, दिकु, ठीक है, दिकुओं द्वारा संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण दिकुओं द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार, पुलिस के भ्रष्टाचार, महाजनों और अत्यधिक ब्याज वसूले, ऊंची भूमि राजस्व की दर, अपने जमींदारों से बेदखल किया जाना आदि रहा था। ये तो पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर वाला लाइन में है कि संथाल विद्रोह का सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में दबा दिया गया। नवंबर 1856 में संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश जो है एशली एडन, क्या नाम है? एशली एडन को बनाया गया। संथाल विद्रोह 30 जून 1856 को प्रारंभ भगनीडीह से हुआ था। भगनीडीह, ये है भगनीडीह, ठीक है। भगनीडीह में 400 आदिवासी जो है गांव के हजारों आदिवासियों ने एक सभा में भाग लेकर विद्रोह बिगुल फूंका था। संथाल विद्रोह भारत के सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह था। इस विद्रोह में मेजर बारो भी मारा गया था। इसमें संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता है। 1857 के पूर्वगामी संथाल विद्रोह 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता है। इसके बाद ही संथाल क्या कहते हैं आपको सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। 83 मध्य प्रदेश और सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बिहार के 8 जिले को सीमा झारखंड से और 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से है, संलग्न है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्य यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है, सोनभद्र, जो 4 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 4 पूरा देश का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र। भारत के मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश से अंतर्राष्ट्रीय है। 84
जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अनुच्छेद 279 के 1 के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच एवं से निर्वाचित है। उसका जीएसटी परिषद का सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा तथा सभी राज्य के वित्त कराधान मंत्री होते हैं। उसके बाद जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर 0%, 5% और 12%, 18% और 28% दरों पर कर लगाता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। फ्रांस ने 1954 में जीएसटी बिल को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम है। 85 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? पेकारेमा है। पेकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुयान देश में स्थित है। एंडीज पर्वत मोरदार पर्वतों की श्रेणी में आता है। एंडीज पर्वत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर एकांगुआ है। एकांगुआ शिखर की ऊंचाई 6,960 मीटर है। एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। ओजस डेल सिलाडो पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सिलाडो। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली पर्वत है। कौन सा देशांतरीय कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा जो है ना अलास्का को अलग करता है। कनाडा तथा अलास्का को 141 पश्चिमी अक्षांश रेखा पश्चिम में कनाडा और अलास्का के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रेखा अलास्का के पश्चिमी भाग और कनाडा के यूकॉन क्षेत्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अब रेखा देश के बीच सीमा की बात करें तो 49वीं समांतर रेखा है ना अमेरिका और कनाडा को बीच में अलग करता है। अमेरिका और कनाडा से 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। 31वीं समांतर रेखा इराक ईरान से। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करता है। 24वीं डुरंट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान को। मैकमोहन रेखा आपको करता है भारत चीन को। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड को। मैनीकोट जर्मनी फ्रांस को। मैनरहिम रूस फिनलैंड को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 87 का क्वेश्चन है आपका नेताओं की सूची यानी मिलान करना है। कुंवर सिंह हो जाएंगे जगदीशपुर से। हजरत उमर लखनऊ से। खान बहादुर बरेली से। मौलवी अब्दुल्लाह फैजाबाद से। कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन विलियम टेलर और मेजर मिसेंट ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार के विद्रोह का नेतृत्व भाई अमर सिंह ने किया था। उन्होंने कैमूर के पहाड़ियों में छापामार युद्ध अंग्रेज के विरुद्ध जारी रखा था। छापामार युद्ध। लखनऊ 1857 के विद्रोह को कॉलिन कॉम्पबेल अंग्रेज सेनापति ने दबाया था। कॉलिन कॉम्पबेल ने। बरेली में विसेंट आयर व कैम्पबेल ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। बरेली में। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। अजीमुल्ला फतेहपुर से। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 में के मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व देव सिंह ने किया था। मथुरा में 1857 के सैनिक विद्रोह का संबलपुर से नेतृत्व जो है ना सुरेंद्र भाई ने किया था। कानपुर और लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व क्रमशः नाना साहब और हजरत बेगम हजरत उमर ने किया था। इन दोनों स्थानों के विद्रोह को दबाने का कारण कैंपबेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। इस पुस्तक का उद्देश्य दलितों और अस्पृश्यों को तार्किक तरीकों से ब्राह्मण वर्ग की उच्चता के झूठे दंग से पराजित कराना था। ज्योतिबा फूले ने 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पूना में एक बालिका विद्यालय खोला। ज्योतिबा फूले को उनके सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन है। 89 गृह क्रांति का संबंध जो है गृह क्रांति का संबंध उर्वरक से है। नीली क्रांति मत्स्य से। भारत में नीली क्रांति में हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन का। पीली क्रांति तिलहन उत्पाद संबंधित है। पीली क्रांति
पीली क्रांति तिलहन मिशन की शुरुआत 1986 में किया गया था। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति आपको हो जाएगा केसर उत्पादन से, सेफ्रॉन। मूंग क्रांति हो जाएगा मोटे अनाज के उत्पादन से। परामिनी क्रांति हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति हो जाएगा कपास उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध चांदी उत्पादन से भी संबंधित है, रजत का। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य होगा वो ओडिशा है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी ओडिशा ही है। 90 कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। कोसी नदी की उद्गम गोसाईधान नेपाल से होता है। बिहार का समुद्र तेल से औसत ऊंचाई, बिहार का समुद्री तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर यानी 173 फीट है। भारत का समुद्री तल से औसत ऊंचाई 160 मीटर है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। पृथ्वी का उच्चतम स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे निचला भाग मारियाना गर्त है, मारियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे उच्चतम भाग सबसे निम्नतम भाग के बीच दूरी कितना है? तो 1900। पृथ्वी का सबसे उच्चतम भाग और सबसे निम्नतम भाग के बीच की दूरी 19.8 किलोमीटर है। 91 मैथ क्वेश्चन है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22,176 वर्ग सेंटीमीटर है। गोल का व्यास ज्ञात कीजिए, जहां पाई का वैल्यू 22/7 का उपयोग करना है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। इस तरह से हम 4πr² यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हुआ है और 4πr² के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा r² का निकलेगा 1764। r हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अतः गोले का d कितना हो जाएगा? यानी 2r हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। 92 दो संख्याओं का योग 21 है। उनके महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 7, 14 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो पहले दोनों संख्या ज्ञात करना होगा ना हमको। तो क्या करेंगे? दो संख्या का निकाल लेंगे। xy दिया हुआ है, HCF एलसीएम दिया हुआ है, तो xy बराबर एलसीएम गुना क्या कहते हैं SCF निकालेंगे। इस तरह से xy कितना आ जाएगा? 7 गुना 14, 7 गुना 14। तो 1/x प्लस 1/y निकालने के लिए क्या करते हैं? तो दोनों को क्या करेंगे? x प्लस वाई, x प्लस वाई बाय x इंटू वाई। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा हमारा? 3/14 रेल 3/14 आ जाएगा। ठीक है, और उसी का हम क्या कर देंगे? ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम निकालना था, ऐसे x/y निकालते तो आता दूसरा वैल्यू, और जैसे व्युत्क्रम निकालना था इसीलिए 3/14 यानी देख सकते हैं 93। विरामावस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं प्रारंभिक 0 हो जाएगा, v 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए। ए बराबर v - u/t फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला पुट कर दिए तो ए बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो गया हमारा 94। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करना, तोड़ना है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज एक ऐसा तार से बना होता है जिसका गलनांक जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम और प्रतिरोधकता अधिक होता है। जब शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के कारण परिपथ में धारा का मान एक सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो जूल के तापमान नियम H बराबर IR² T के कारण फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है। तार के पिघलने से परिपथ टूट जाता है जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और कीमती उपकरण तथा वायरिंग जलने से बच जाता है। 95 एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा। फिगर देख सकते हैं, फिगर दिया है। इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? तो पहला तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सी से पर यानी अनंत की ओर होगा, आवर्तित बनेगा। तो अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु दूरी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होती है और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? निगेटिव होती है। आभासी प्रतिबिंब में पॉजिटिव। फोकस दूरी भी क्या होगा? तो निगेटिव होगा। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है ना, व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना था। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ। एक अहिंसक जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन था। जब ठेकेदार पेड़ों को काटने आते थे तो स्थानीय ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों से चिपक कर या उन्हें गले लगाकर उनकी रक्षा करते थे। चिपको का अर्थ यह चिपकना है। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसे प्रमुख नेता जुड़े थे।
आ गया कि इसने भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नई चेतना जगाई और वन संरक्षण नीतियों को प्रभावित किया। 97 है कि एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न या दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियों में एक फसल की और समांतर कुछ पंक्तियां दूसरी फसल की हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरा फसलीकरण। एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। जैसे कि कुछ पंक्तियों में एक फसल की और समांतर कुछ पंक्तियां दूसरे फसल की है। अंतरा फसलीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि फसल एक निश्चित पैटर्न से उगाई जाती है और एक पंक्ति एक फसल की और दूसरी पंक्ति की और अन्य फसल की ओर। इस विधि में मुद्रा की उर्वरता बनी रहती है, पोषक तत्वों की अधिकता उपयोग होता है पोषक तत्वों का, और कीटों तथा रोगों के प्रसार को रोका भी जा सकता है। उदाहरण मक्का के साथ उड़द या सोयाबीन को उगाना, ये सही है। मिश्रित फसल में बीजों को मिलाकर बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई पैटर्न नहीं है, जबकि फसल चक्रण में एक ही खेत में केवल अलग अलग मौसमी में क्रमिक रूप से फसल उगाई जाती है। 98 भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत के उपराष्ट्रीय सलाहकार जो है अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। उसने वह उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में जम्मू कश्मीर नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद सहित देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे। अनीश दयाल सिंह के अतिरिक्त पूर्व रॉ प्रमुख रजिस्टर खन्ना, आईपीएस टीवी रविचंद्रन और पूर्वी आईएफएस अधिकारी पवन कपूर, श्री उपराष्ट्रपति पवन कपूर भी क्या है? अधिकारी पवन कपूर भी उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल। वर्तमान में राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल है, अजित डोभाल। 99 अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अक्टूबर 2025 में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। इस वर्ष में आसियान शिखर सम्मेलन के थीम समावेशिता और स्थिरता रखा गया है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान की राजधानी, जिसके जकार्ता मुख्यालय है। आसियान में अब 11 सदस्य हैं। 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया। तिमोर लिस्ते को 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 लास्ट। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन की कर लिए तो आप खुद ही देखे होंगे कितना कुछ का रिकॉल हो गया। एक होता भी है ना, माइंड भी मोटिवेट हो जाता है कि पूरा एक सेट क्वेश्चन बना 100 के 100 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी कवर किए, यानी इसको रिकॉल किए। देखिए क्लास से जल्दी करवाते जरूर, यानी 2 घंटे के अंदर में, ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन ही है। टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ते ही होंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप सेट बना के बस एक्सप्लेनेशन देख लेते आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। सेट लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण जो है आपको नई दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। भारत की योजना 2028 तक अपने स्वयं निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल को प्रक्षेपित करने तथा 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन को 5 मॉड्यूल तक विस्तृत करने की है। वर्तमान में 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन को ही यह गौरव प्राप्त है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त को 1969 को हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। किसका? इसरो का। स्थापना 1969, याद रखेगा। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन। और आप देख सकते हैं कि पूरा सेट नंबर 5 क्वेश्चन कवर हो गया है। सेट नंबर 5 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और अभी जो है आपका सेट नंबर 6 से लेके 30 तक बची हुई है,
और आपको बता दूं कि अभी अल्टरनेटिव क्लास चल रही है, क्योंकि क्राउन पब्लिकेशन के भी मैंने स्टार्ट कर दिया था इससे पहले ही। तो क्राउन में भी 7 तक हो गया है, उसमें भी 8 से लेके 20 तक बचा हुआ है, 8 से लेके 20 तक। और अल्टरनेट में भी क्लास चल रही, तो इसका मतलब है कि कल क्राउन की होगी, उसके बाद फिर रुक्मणी की, और जैसे ही क्राउन खत्म हो जाएगी तैसे ही पर डे आपकी रुक्मणी की वॉल्यूम 2 ही चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद। एक कमेंट जरूर करिएगा।